अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आपके लिए आज के अंक में। बसंतकालीन गन्ना की बुवाई विधि पर जानकारी। मेंथा की नर्सरी व रोपाई विधि पर संपूर्ण जानकारी। प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल गन्ने की बुआई बसंतकालीन रूप में किसान इस समय करते हैं तथा कुछ किसान गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में गन्ने की बुआई करते हैं। परंतु देखा जाता है कि दोनों ही परिस्थितियों में गन्ने का बुआई कार्य पुरानी विधियों से ही करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक बीजदार देरी से बुआई होने के कारण इनके गन्ने की पैदावार काफी गिर जाती है तथा गन्ने की एकल फसल लेने के कारण लाभ भी कम मिल रहा है। परंतु किसान भाइयों निराश मत होइए, आज के इस समय में गन्ने खेती की नई उन्नत तकनीक विकसित हो चुकी है, जिसका गन्ना किसान अपने खेतों पर प्रयोग कर या अपनाकर काफी लाभ ले सकते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं गन्ना किसानों के लिए गन्ने की उन्नत बुआई तकनीकों पर यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गन्ने की खेती की बात करें तो हमारा प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। परंतु यदि औसत उत्पादन की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई 20 से 25 टन प्रति एकड़ उत्पादन भी प्राप्त कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण गन्ने की पारंपरिक बुवाई विधि 3 आंख वाली गुल्लियों की बुवाई करते हैं, जिसके प्रति एकड़ 3 से 4 टन गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ अधिक पानी एवं खाद की आवश्यकता तथा पारंपरिक विधि में फसलों की अधिक सघनता के कारण सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप फसल से रोगों एवं कीटों का प्रकोप तथा पौधों की कम बढ़वार होती है, जिसका विपरीत प्रभाव गन्ने की उपज पर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सहित अपने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा गन्ने की खेती में हो रहे अनुसंधानों के अंतर्गत नई तकनीकें अग्रणी किसानों द्वारा अपनाई गयी। ये पद्धतियाँ गन्ने की खेती को नई दिशा दे रही हैं, जिसमें कम बीज, कम पानी एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग करके कम लागत में गन्ने की खेती में अधिक लाभ ले सकते हैं। इन तकनीकों से यह पता चलता है कि गन्ने की बुवाई में पद्धतियों में परिवर्तन कर उचित दूरी का निर्धारण करते हुए एक आंख वाली गुल्लियों या सीधी बुवाई या नर्सरी तैयार कर बुवाई करते हैं, जिसमें गन्ने की पंक्तियों के मध्य खाली जगह में मौसम एवं जलवायु के अनुसार गन्ने की बुवाई के उपरांत कम अवधि वाली अंतरा शस्य फसलों जैसे दलहनी, तिलहनी, सब्जियां, मसाला तथा नकदी फसलें ले सकते हैं, जिसमें सिंचाई की नई पद्धति टपक विधि का प्रयोग कर परंपरागत विधि की अपेक्षा 3 गुना क्षेत्रफल में खेती कर सिंचाई कर सकते हैं। इन उन्नत पद्धतियों के द्वारा कम लागत, कम श्रम में अंतरा शस्य फसलों के साथ 60 से 80 टन प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार ली जा सकती है, जिन्हें कुछ किसान अपना भी रहे हैं। अब आइए किसान भाइयों बात करते हैं इन नई तकनीकों की। श्री विधि
ईख उत्पादन की यह एक उन्नत तकनीकी है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं पर। इस विधि के अंतर्गत हम ईख की नर्सरी ग्रीन हाउस में उगाते हैं। इसके तहत सबसे पहले बड काटने वाली मशीन से ईख की एक आंख वाली बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई ईख की आंख को हम प्लास्टिक की ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद अथवा कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट की अनुपलब्धता के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। जब नर्सरी 4 सप्ताह की हो जाती है तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस विधि से तैयार पौधे स्वस्थ एवं रोग व्याधियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें सही मात्रा में सूर्य, ऊर्जा, पानी, सही दूरी, सही समय पर मिलते हैं। अगर दूसरी तरफ किसान एवं अन्य प्रदेश के वैज्ञानिक तकनीकों पर ध्यान दें तो ऊपर बतलाई गई चीजों की कमी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 आंख की जगह सिर्फ 1 आंख वाली बड को बीज के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसके कारण पारंपरिक विधि की तुलना में यदि इनकी बीज दर में अंतर देखा जाए तो पता चलता है कि जहां हमारे 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ गुल्ली की जरूरत पड़ती है, वहीं इन्हें सिर्फ 60-80 किलोग्राम गुल्ली की जरूरत होती है। अगर दूसरे प्रमुख बिंदु पर ध्यान दे तो प्रभेदों का चुनाव मुख्य होता है और यह जगह एवं परिस्थितियों के अनुसार ही निर्धारण होता है। पॉली बैग। उन्नतिशील जाति के बीज की कमी की स्थिति में पॉली विधि भी बहुत कारगर है। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। गेहूं की कटाई के बाद गन्ना बुवाई करने वाले क्षेत्रों के लिए पॉली बैग विधि से गन्ना बुवाई करके अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गेहूं कटाई के 1 माह पूर्व ही इसकी नर्सरी तैयार करके इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह मिलाते हैं। इसके बाद क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 10 मिलीलीटर मात्रा से 1 क्विंटल मिट्टी के मिश्रण को उपचारित करते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम बेविस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3-4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। रोपाई से पूर्व पौधों की ऊपरी पत्तियों को 2 से 3 सेंटीमीटर काट देना चाहिए। ऐसा करने से पौधों द्वारा पानी का ह्रास कम होता है। तैयार खेतों में जिसमें इन पौधों की रोपाई की जानी है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रिजर्व द्वारा कुंड बना लेते हैं। इन कुंडों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई करनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में लगभग 23,500 पौधे लगते हैं। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई पश्चात 8 से 10 दिन बाद खेत का निरीक्षण करें। यदि किसी स्थान पर पौधे सूख गए अथवा मर गए हों तो उस स्थान पर फिर से नए पौधों की रोपी कर देनी चाहिए। जोड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में एक आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुवाई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे लगभग 70% जल की बचत होती है। लाभ। इस विधि द्वारा कम अवधि वाली अंतरा सस्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रोगों एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। इस विधि में 2 से 3 टन प्रति एकड़ गुल्लियों की बुवाई हेतु आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रति एकड़ 60 टन तक बीज की बचत होती है। चौड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 फीट रखते हैं
तथा बुवाई हेतु 1 या 2 आंख वाली गुल्लियों का प्रयोग करते हैं तथा पंक्तियों के बीच अंतरा सस्य फसलें लेते हैं तथा सिंचाई हेतु टपक पद्धति प्रयोग करते हैं। लाभ: इसमें अंतरा सस्य फसलें ले सकते हैं तथा 60 से 80 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति। FRRB तकनीक: इस विधि में सीड ड्रिल रीजर द्वारा कम अवधि वाली फसलों को बेड पर बोकर कुंडों में से गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कुंड से कुंड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखी जाती है। यह तकनीक अपने प्रदेश में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रदेश के किसान भाई रबी फसलों को काटने के बाद ज्यादातर किसान गन्ने की फसल की बुवाई करते हैं, जबकि इस विधि में समय से रबी की फसलों की बुवाई जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर इत्यादि करके फरवरी में गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि देर से गन्ने की बुवाई होने के कारण गन्ने के विकास हेतु उचित तापमान नहीं मिल पाता, जिससे गन्ने की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लाभ: गन्ने की समय से बुवाई, गन्ने के साथ साथ रबी फसलों का भरपूर लाभ, बिना खेत तैयार किए गन्ने की बुवाई। अब आइए मिलवाते हैं उन अग्रणी गन्ना उत्पादक किसानों से जिन्होंने इन पद्धतियों का समावेश सुविधा अनुसार कर गन्ने की उपज अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों को आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के साथ संतुलित उर्वरकों के प्रयोग तथा समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को ठीक प्रकार से अपनाकर अपनी मृदा, जलवायु, सिंचाई उपलब्धता के आधार पर इन पद्धतियों को अपनाकर प्रदेश के किसान भाई गन्ने के साथ कम अवधि अंतरा सस्य फसलें लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। मछलियों की देखरेख एवं प्रबंधन। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि मछली पालन की बात की जाए तो ये दिन प्रतिदिन लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है और ये लाभ निरंतर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर तालाब की देखरेख करते रहें। चूंकि मौसम बदल रहा है और इस समय तालाब एवं मछलियों की देखरेख की विशेष आवश्यकता होती है। जैसे मछली तालाब की साफ सफाई रखी जाए तथा मछलियों के आहार प्रबंधन पर ठीक प्रकार से ध्यान दें, जिससे कि मछलियों का विकास हो सके। तो मछली तालाब में इस समय क्या क्या देखरेख प्रबंधन करना है, इसके समस्त जानकारी के लिए आइए मिलते हैं मत्स्य महाविद्यालय ढोली के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RK ब्रह्मचारी से। मत्स्य पालक ध्यान देंगे कि जो शीत ऋतु के समय में मछलियों की बढ़वार नहीं हो रही थी, अब पुनः मछलियों की बढ़वार शुरू हो जाएगी। उनके लिए भी कुछ प्रीरिक्विसाइट है, कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें चाहिए कि हमें पूरा करना। तो हम अपने तालाब में एक बार जाल जरूर चलवाएं। जाल चलने से आपके मछलियों में होने वाले रोगों का भी पता चल जाएगा, साथ साथ जो उर्वरक जो तालाब की तली में बैठे हुए हैं वो भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जिससे उर्वरकता आपके तालाब की बढ़ेगी। अब धूप निकलने लगा है तो अपने तालाब में आप खाद का उपयोग कर सकते हैं। गोबर का, कच्चा गोबर का उपयोग अपने तालाब में कर सकते हैं। 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जो दर शुरू से लेकर के अंत तक आपका रहता है, उसकी जो भी डोजेज बची हुई हैं, अब उसका 15 दिन के अंतराल पर या 1 महीने के अंतराल पर उसका उपयोग अपने तालाब में आप कर सकते हैं। तालाब में आहार आप नियमित रूप से दें, 5% शरीर के भार से। इसका
आहार देंगे जिसका प्रोटीन कम से कम 15 से 20% के आसपास जरूर होना चाहिए कि अब मछलियों के बढ़ने का तीव्र गति से बढ़ने का समय आ गया है, इसीलिए आहार में सरसों की खल्ली, चावल का गुंडा और साथ साथ इसमें मिनरल विटामिन मिक्सचर जो एग्रीमिन फोर्ट आपको मिलता है बाजार में, उसका उपयोग साथ में कर सकते हैं। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, राइस ब्रान और सरसों की खल्ली को समान मात्रा में मिलाना है और प्रति 100 किलो 10 ग्राम इसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर अपने आहार में मिलाना है। ये आहार अपने तालाब में प्रतिदिन निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर ही दें, जिससे मछलियों की वृद्धि दर भी बढ़ेगी और मछलियां इस आहार को अब पूरी तरह ले पाएंगे। आपके जाल चलाने के उपरांत अगर आपके मछलियों के शरीर पर लाल धब्बा वाला रोग दिखे तो आप अपने तालाब में सीफॉक्स नामक दवाई की उपयोग कर सकते हैं, जिसका दर है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1 मीटर पानी के लिए। अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से आप अनुपात को कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा अगर सीफॉक्स की उपलब्धता आपको नहीं हो रही हो या उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो अपने तालाब में आप 200 किलोग्राम चूना प्रति 1 दिन छोड़कर कुल 3 बार उपयोग करना है, जिससे ये लाल धब्बे वाले रोग खत्म हो जाएंगे। वैसे 1-2 दर चूना का भी उपयोग से ये परेशानी खत्म हो सकता है, क्योंकि एक फफूंद से होता था जो कि ठंडे के समय में ज़्यादा पनपते हैं। अब धीरे धीरे अगर बीमारी आपके तालाब में है तो भी ये अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हैचरी प्रबंधक जो कि मत्स्य बीज उत्पादन में संबंधित हो, उनके लिए भी उत्तम समय आ गया है कि अपने वो ब्रूड स्टॉक को, जो बड़ी मछलियां हैं जिनसे वो बीज उत्पादन करने वाले हैं, की छटाई कर ले और छटाई करने के उपरांत नर मादा को अलग अलग तालाबों में रखें और उन्हें 20 से 25% प्रोटीन वाले आहार उपलब्ध कराएं, जिनसे उन्हें मई माह से अच्छी बीज की उपलब्धता होने लगेगी। प्रदेश में औषधीय फसल मेंथा, जिसकी खेती अब बहुत बड़े भूभाग पर की जाने लगी है और इसकी खेती 2 विधियों से की जाती है। पहली सीधे सकड़ से बुआई तथा दूसरी नर्सरी तैयार कर मुख्य खेत में रोपण किया जाता है। परंतु जब बात मेंथा की होती है तो इसकी स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए आवश्यक प्रबंधनों की यथोचित जानकारी आज भी ज्यादातर किसानों को नहीं है और नर्सरी तैयार करने में की गई लापरवाहियों के परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को निम्न गुणवत्ता की कमजोर पौध की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी मेंथा उत्पादक किसान भाइयों के लिए स्वस्थ मेंथा की नर्सरी तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं ग्राम चैनपुर, जिला सीवान के प्रगतिशील किसान धर्मपाल सिंह। का जो इसका समय है सबसे उपयुक्त समय है। पानी चलाने के बाद पानी हमारा जो पूरा भर जाता है, भरने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि थोड़े देर तक वो समझ जाए। पानी का चलन बंद हो जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, तो हम इस जड़ को इसके ऊपर छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के बाद वर्मी कंपोस्ट या जैविक हो या पुराना सड़ा हुआ खादर होता है या मेंथा का अविष्ट जो पड़ा हुआ होता है उसके इसके ऊपर से हम लोग छिड़काव करके बीज को ढक देते हैं। बैठने के 1 सप्ताह के बाद इसका हल्का स्प्रिंकलर से सिंचाई देते हैं और उसके 15 दिन के बाद फिर उसको पुनः सिंचाई देते हैं, ताकि इसमें पानी लगे नहीं, इसलिए कि पानी लगने से भी ये सड़ जाता है। इसीलिए जब भी सिंचाई करे उसको गेहूं की जिस तरह सिंचाई करते हैं उसी तरीके से इसका सिंचाई करना चाहिए। इसका प्रायः 3 से 4 सिंचाई में हमारा 1.5 से 2 माह में इतना बड़ा बड़ा जो पौधा हो जाता है, तब ये हमारे नर्सरी लगाने लायक हो जाता है। जो फरवरी मार्च के समय में ये जमीन खाली हो जाता है कृषि करने जो, उसको हम मेढ़ विधि से इसको लगाते हैं। मेढ़ विधि में होता है कि हमारा लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होती है। फरवरी माह में इसको लगाएंगे तो इसमें 1 हेक्टेयर में हमारा 1.5 लाख पौधा लगेगा और वहीं मार्च में हम लगाएंगे तो हमारा 1 लाख पौधा में हो जाएगा और वहीं अप्रैल में लगाएंगे तो हमारा 2 लाख पौधा लगेगा। इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा पौधा का संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे हम अभी जो लगाएंगे फरवरी में वो 25 सेंटी पे लगेगा और नाली के दोनों बगल लगेगा
और वहीं हम मार्च में लगाते हैं तो नाली में वो 30 सेंटीमीटर पे लगेगा और वो एक बीच में ही लगेगा। और वहीं हम अप्रैल में लगाते हैं तो हमारा ये दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि नाली के दोनों साइड में लगाया जाएगा। इसीलिए एक पौधा अगर मर भी जाता है तो एक का रहने का संभावना रहता है। किसान भाइयों, औषधीय फसलों में मेंथा एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसकी खेती हेतु समस्त कृषिगत कार्य अपने प्रदेश में जनवरी के द्वितीय पखवाड़े से शुरू होकर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक चलते हैं, जिसमें जनवरी के द्वितीय पखवाड़े से नर्सरी में सकर्स की बुआई या फिर सकर्स की सीधी बुआई तथा अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक तैयार नर्सरी पौध की रोपाई का कार्य किया जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे इसकी नर्सरी की तैयारी पर, जिसके लिए सकर्स द्वारा पौधशाला में बुआई का कार्य इस समय अर्थात जनवरी के द्वितीय पखवाड़े से मार्च के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। यदि आपके खेत इस समय खाली नहीं है और जो आगामी माह फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक खाली होने की स्थिति में है, उन खेतों में मेंथा की रोपाई हेतु इस समय आप पौधशाला तैयार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है उन्नतशील किस्मों की। मेंथा की उन्नतशील किस्मों के अंतर्गत शिवालिक, कालका, हिमालय, कोसी, कौशल, सक्षम इत्यादि प्रजातियां हैं, जिनका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेंथा की खेती पहले से करते आ रहे हैं तो अगस्त माह में पूर्ण परिपक्व पौधों द्वारा बोई गई पौधशाला से इस समय सकर्स प्राप्त कर सकते हैं। किस्मों के चयन के बाद अब जो महत्वपूर्ण क्रिया आती है वह है नर्सरी बेड की तैयारी। इसके लिए आपको ऐसी भूमि का चयन करना होता है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो। भूमि चयन के बाद कल्टीवेटर से 3 से 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार क्यारियां तैयार कर लेते हैं। प्रति क्यारी 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालकर फावड़े से अच्छी प्रकार मिला लेते हैं। तत्पश्चात इन क्यारियों में सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अब आपकी क्यारियां तैयार हो गयी और इन तैयार क्यारियों में सकर्स की बुआई कैसे करें, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति एकड़ रोपाई हेतु नर्सरी में बुआई के लिए 30 से 35 किलोग्राम सकर्स की आवश्यकता पड़ती है और इन सकर्स को 3 से 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें। इसके पश्चात जड़ों का शोधन अति आवश्यक है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम नामक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लेते हैं और इन टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक इस घोल में डुबोने के बाद सिंचाई की गई क्यारी में टुकड़ों को इस प्रकार से छिटकते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक सकर्स इकट्ठा न गिरे। उसके बाद झाड़ू से थपथपा देते हैं ताकि टुकड़े मिट्टी से अच्छी तरह चिपक जाएं। टुकड़ों को छिटकने के पश्चात गोबर की सड़ी कार्बनिक खाद या वर्मी कंपोस्ट की एक परत बिछा देते हैं। उसके पश्चात पुआल या अन्य घास फूस से क्यारी को ढक दें। इस प्रकार तापमान अनुकूल मिलने पर 7 से 10 दिनों में जमाव हो जाता है। जमाव के पश्चात पुआल को हटा दें तथा कम नमी की दशा में हल्की सिंचाई करें और आगे आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पौधों में जब 4 से 5 पत्तियां निकल जाएं, तब उनकी उचित बढ़वार के लिए 2% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आपके द्वारा डाली गई यह नर्सरी पौध लगभग 30 से लेकर 45 दिन में रोपण योग्य तैयार हो जाती है। इसके उपरांत आप अच्छी तरह तैयार किए गए खेतों में इन पौधों को उखाड़कर इनकी रोपाई कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम सहाय नगर, जिला पटना के सुमन कुमार ने आपने भैंस की खरीदारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम दूध उत्पादन के लिए पालते हैं वो मुर्रा भैंसें होती हैं और जो हम घी या अन्य कोई उत्पाद बनाने के इस्तेमाल करते हैं तो हम भदावर भैंसे का
इस्तेमाल करते। मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में कुछ एक लक्षण हम आपको विशेष रूप से बता देते हैं, क्योंकि मुर्रा भैंस जो होती है वो पूरी तरह से एकदम काली होती है, एकदम ब्लैक जेट होती है, एकदम काली सी, और उसके बाद जो सींग होती है वो मुड़ी हुई गोल और उसके सर के ऊपर होती है। तो ये तो मुर्रा की कुछ विशेष पहचान रही। इसके साथ जो भदावरी है, तो इसका जो विशेष कैरेक्टर है या विशेष पहचान वो ये है कि इसकी सींग लंबी सी हंसिया की तरह होती है और सिर के पीछे की तरफ जाती है। साथ ही इनका जो शरीर है वो उसका जो तंबाई कलर का होता है। अब किसान भाइयों, यदि आप बाजार में पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ लोग अपना अपना जानवर दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको विशेष चौकसी बरतनी है। विशेष चौकसी बरतनी इसलिए है कि अब आपको ये देखना है कि मुर्रा तो है, लेकिन मुर्रा में भी कोई ऐसी हो जो भैंस आपको ज्यादा दूध दे सके। तो ज्यादा दूध देने वाले जानवर के कुछ विशेष लक्षण आप जान लीजिए कि जो हमारा दुधारू जानवर है उसका शरीर हमेशा तिकोना होता है, मतलब उसका जो है शरीर पीछे से भारी होगा और आगे सकरा होगा, पैर मजबूत होंगे और अच्छी तरह से जो है जमीन पर टिकाऊ हों। इसके बाद किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि उसके थनों का आकार, थन 4 हों और चारों जो है बराबर लंबाई के हों और बराबर दूरी पर हों। कहीं ऐसा न हो कि 3 थन जो है 4 अंगुल के हैं और चौथा थन जो है 6 से 8 अंगुल का है। अगर ऐसी कोई विसंगत दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके जानवर में दूध की क्षमता कम हो जाएगी। इसके साथ किसान भाइयों, जो आयन है उसका देख लीजिए पेट से अच्छी तरह से जुड़ाव होना चाहिए, थन लटकता हुआ नहीं होना चाहिए और किसी तरह की सूजन नहीं होनी। क्योंकि होता क्या है कि जो व्यापारी लोग होते हैं थोड़ा सा चालाकी करते हैं और उसमें आयन में धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 लीटर वाला आयन आपको 4 से 5 लीटर का दिखाई पड़ता है। तो ये धोखेबाजी होती है। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आप पहले निश्चिंत हो जाइए। पीछे खड़े होने के बाद पिछली जो टांगे हैं दोनों, उन दोनों टांगों के बीच में देखिए कि वास्तव में आयन का क्या आकार आ रहा है। पिछली टांगों से आयन जितने ज्यादा दिखेगा, जितना चौड़ा दिखेगा, उसमें दूध देने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी भैंसें हैं इनके पिछले थनों में दूध की मात्रा और अगले थनों में दूध की मात्रा कम होती है। जब आप फाइनल एकदम सौदा करने जा ही रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जानवर को दूह के अवश्य दें। अंधा सौदा मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई व्यापारी कहता है कि आपको जो हम जानवर दे रहे हैं वो 7 महीने का गाभिन है और आपके घर पर जाते जाते ब्याह जाएगा, तो आप खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरह से आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, क्योंकि जो आपको 10 लीटर दूध कहा गया है, हो सकता है कि आपके घर पे पहुंचते ही वो 2 से 4 लीटर ही दूध दे। तो इसलिए इस तरह ठगाई मत करिएगा। किसान भाइयों, जब आप पूरी तरह से अपने जानवर को दूह करके पूरी तरह एश्योर हो जाइए तब पैसा दी। यहाँ पर भी थोड़ी सी गफलत आती है। गफलत ये आती है कि ज़्यादातर हम जानवर को सुबह के समय देखते हैं और ये जो व्यापारी होते हैं वो शाम का दूध नहीं निकालते हैं और सुबह चढ़ा हुआ दूध मिलता है। तो निश्चित रूप से जब आप सवेरे दूहते हैं तो वो जो है 5 लीटर की बजाय आपको 7 लीटर 8 लीटर दूध मिलता है। तो आप तो खुश हो गए कि ज़्यादा दूध मिल रहा है, लेकिन फिर से आप वही अपनी भैंस शाम को फिर दूह लीजिए तो वास्तविक आपको पता चल जाएगी, तब आप उसका पेमेंट। तो किसान भाइयों, इस तरह से कुछ मोटी मोटी जानकारी अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ठगेबाजी से बचेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।